सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा लंबे समय से दो राज्यों के चुनाव परिणामों के संदर्भ में जो कुछ वातावरण बन रहा है उसी पर केंद्रित चली आ रही है। आज का दिन भी उसके संदर्भ में अपवाद नहीं है। 8 अक्टूबर को दो राज्यों के नतीजे आए थे विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, एक हरियाणा के, दूसरे जम्मू और कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर तकरीबन 10 साल के अंतराल के बाद चुनाव हुआ था। धारा 370 की विधाई के बाद में पहली बार चुनाव था, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि उसके चुनाव परिणाम पर देश ज्यादा विमर्श करेगा, समझने की कोशिश करेगा। देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उस चुनाव परिणामों को लेकर बात होगी, मंथन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद इसकी वजह यह रही कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और चुनाव के बाद जो परिणाम आए वो अपेक्षानुकूल रहे। गठबंधन था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, उसने बहुमत को पाया। भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करी, लेकिन वह उपस्थिति इस दमदारी के साथ नहीं थी जिसमें सरकार बना सके। तो कुल मिलाकर वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बन रहा है। चर्चा का विषय बन रहा है हरियाणा का चुनाव। हरियाणा के संदर्भ में चुनावी वातावरण ये था कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल सत्ता में रहने के बाद अब तो विदाई के कगार पर आ पहुंची है। अब महज औपचारिकता ही चुनाव तक बची है। वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में धमाकेदार वापसी करेगी, ऐसा भी अनुमान था। इस अनुमान पर कांग्रेसियों को आंख मूंद कर भरोसा था और उनके भरोसे को लेकर अंदेशा भारतीय जनता पार्टी को भी था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस एक बार फिर हार गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। पर इस चुनाव के साथ में तलखी का स्तर किसी और मुकाम पर ही पहुंच रहा है। नरेंद्र मोदी की बात करें और चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की, दोनों ही एक दूसरे की पार्टियों को लेकर जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे को काफी चिंता में डाल देता है। दो पार्टियां इस देश में प्रमुख रूप से है। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, 1900 में नहीं बल्कि 1885 में अस्तित्व आई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग अलग स्तर पर विभाजन के बाद भी यह माना जाता है कि उसी पार्टी का क्रमशः सिलसिला बनाए हुए है जो 1885 में एओयू के द्वारा स्थापित। एक लंबी अवधि हो गई। अगर आप 1885 से लेकर 2024 तक देखें तो तकरीबन 139 साल का सफर है एक राजनीतिक दल के पास, जिसके पास महात्मा गांधी की विरासत है, गोपाल कृष्ण गोखले की विरासत है। आजादी के बाद कहें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियत ने इस पार्टी का नेतृत्व किया है। दूसरी तरफ पहले जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कुल जमा 44 साल की उम्र अभी तक पूरी कर चुकी है, पर आज वह देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। वोटों के शक्ल में अगर बात करें तो अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसमें 24 करोड़ मतदाताओं ने भाजपा के प्रति अपना समर्थन जताया। वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति समर्थन जताने वालों की तादाद भी इस देश में कुल मतदाताओं के अंतर्गत 14 करोड़ थी। अब दिक्कत कहां है? दिक्कत इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और देश के प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं कि देखो ये कांग्रेस पार्टी बहुत ही गलत पार्टी है। कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ, ये इस पार्टी की पहचान है। ये उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, और ये बात वह पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, यह भी वो मंच से बताते हैं। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे देश को यह बता रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है जिसको 24 करोड़ मतदाताओं का समर्थन है वह आतंकियों की पार्टी है। तो कुल मिलाकर वह देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वह देश जिसकी आजादी का सफर 75 साल पूरे कर चुका है, तो 75 साल का सफर पूरा करने के बाद हम किनके बीच में हैं? एक तरफ नक्सल और दूसरी तरफ आतंकी। यही देश के लोकतंत्र का स्वरूप हो गया है क्या? या ये दोनों ही दलों के शीर्ष नेता अपनी बात में गंभीरता का अभाव ला दिए? सवाल बहुत जरूरी है जिस पर विस्तार से बात की जाए, और वो कोशिश आज हम करेंगे। हमारा आज का विषय यही है, सियासी लड़ाई नक्सल आतंकी तक आई। हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करने के लिए विचारवान प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत उम्मीद है, देश की बड़ी आबादी ने जोड़ रखी है, उसकी बात रखने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। और इन दोनों के बीच में एक विचारवान राजनीतिज्ञ को हमने इस चर्चा का हिस्सा बनाया है, वो है बादल सरोजी, जाने माने वामपंथी नेता हैं,
केवल अपने विचार के लिए नहीं बल्कि अपने आचरण के लिए भी सम्मान के पात्र हैं, वो हमारे साथ है। और साथ ही जब भी ऐसे नाजुक मसले होते हैं तो खरा खरा कहने के लिए हम श्रवण जी को याद करते हैं। तो श्रवण जी हमारे साथ है, आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम सुरेंद्र राजपूत जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले दो बयानों को एक बार अपनी नजर से गुजारेंगे जो हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है। सुनिए। कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस अब खुलकर उनके साथ खड़ी है। बैठे थे, थोड़ा अब जान मिलने के बाद बोलते हैं तो अर्बन नक्सल, तो जो बुद्धिवादी है प्रोग्रेसिव उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो कुल मिला के आरोपों की गंभीरता बहुत ज्यादा है, पर ये सत्यता के कितने करीब है, सवाल है। तो सुरेंद्र राजपूत जी, आप अपने आप में कितने शर्मिंदा अपने आप को महसूस करते हैं जब आपको ये पता चलता है कि अब आप उस पार्टी में हैं जो अर्बन नक्सलियों द्वारा चलाई जा रही है? आप कितने अपने आप में शर्मसार हैं इस बात को लेकर कि आपकी पार्टी का साथ उन लोगों के हाथ में है जो देश को बांटना चाहते हैं? तो सुरेंद्र जी थोड़ा रोशनी दीजिए ना, बड़े संजीदा किस्म का आरोप आप पे है, मतलब आपकी पार्टी पर है। बात आपकी कि अगर शर्म की बात करूं तो आज मुझे इस बात पर शर्म आती है कि मेरा प्रधानमंत्री जो है, जो सर्वशक्तिमान है, वो इस हद पे गिर गए हैं। बड़ा पुराना मेरा बड़ा पुराना शेर था राहत भाई का, कहते हैं कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। और वो कह रहा है कुछ दिनों में खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, वो कह रहा है कुछ दिनों में खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है और है मेरी फितरत डरा नहीं हूं। कि आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके की भाषा का उपयोग प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हमें तो मजबूरन जवाब देना पड़ता है। और ये बात अपने आप में, अगर आप हमें नक्सल कह रहे हैं तो बिल्कुल आप एक बार को कि अगर आप क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के गुलाम हो जाएंगे, आप देश के सारे संसाधनों पर कब्जा, छत्तीसगढ़ की जो अपना जंगल है वहां के, अगर वहां वो आप अडानी को देने लगेंगे, देश की दुनिया का आप सबसे बड़ा आदमी आप अडानी को बनाने लगेंगे, तो आपको हम नक्सल नजर आएंगे ही। हमें अर्बन नक्सल इसलिए कहा जा रहा है कि क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को जो संसाधनों पर आप कब्जा दे रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। हम छत्तीसगढ़ में जो आपने हंसदा के जंगल, आप लाखों के पेड़ कटवा रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए हमें क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं हमें फिर से यही कहा जाएगा कि हम साहब अर्बन नक्सल हैं। जिन्होंने कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए जिससे किसानों को कर्ज पर आसानी हुई, महाजनों के कर्ज से मुक्ति हुई, और जिन्होंने परमाणु विखंडन कर को देश के परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया, जिन्होंने जो है पंचायती राज व्यवस्था लाए, जो डिजिटलाइजेशन हिंदुस्तान में किया, राइट टू इंफॉर्मेशन लाए, राइट टू फूड लाए, राइट टू एजुकेशन लाए, और जो मनरेगा जैसी योजनाएं लाए, उनको आप अर्बन नक्सल कहते हैं। और दूसरी तरफ आज जिन लोगों ने देश के सारे संसाधनों को, रेल को, तेल को, भेल को, पीएसयूज को, सबको बेच दिया, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। और वो कह रहा है कुछ दिनों में खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी,
वो कह रहा है कुछ दिनों में खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है और है मेरी फितरत डरा नहीं हूं। कि आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके की भाषा का उपयोग प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हमें तो मजबूरन जवाब देना पड़ता है। और ये बात अपने आप में, अगर आप हमें नक्सल कह रहे हैं तो बिल्कुल आप एक बार को कि अगर आप क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के गुलाम हो जाएंगे, आप देश के सारे संसाधनों पर कब्जा, छत्तीसगढ़ की जो अपना जंगल है वहां के, अगर वहां वो आप अडानी को देने लगेंगे, देश की दुनिया का आप सबसे बड़ा आदमी आप अडानी को बनाने लगेंगे, तो आपको हम नक्सल नजर आएंगे ही। हमें अर्बन नक्सल इसलिए कहा जा रहा है कि क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को जो संसाधनों पर आप कब्जा दे रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। हम छत्तीसगढ़ में जो आपने हंसदा के जंगल, आप लाखों के पेड़ कटवा रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए हमें क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं हमें फिर से यही कहा जाएगा कि हम साहब अर्बन नक्सल हैं। इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए जिससे किसानों को कर्ज पर आसानी हुई, महाजनों के कर्ज से मुक्ति हुई, और जिन्होंने परमाणु विखंडन कर को देश के परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया, जिन्होंने जो है पंचायती राज व्यवस्था लाए, जो डिजिटलाइजेशन हिंदुस्तान में किया, राइट टू इंफॉर्मेशन लाए, राइट टू फूड लाए, राइट टू एजुकेशन लाए, और जो मनरेगा जैसी योजनाएं लाए, उनको आप अर्बन नक्सल कहते हैं। और दूसरी तरफ आप जिन लोगों ने देश के सारे संसाधनों को, रेल को, तेल को, भेल को, पीएसयू को, सबको बेच दिया और सबको जो है जाकर के कुछ पूंजीपतियों के चरणों में रख दिया है, उनको आप कह रहे हैं कि नहीं साहब वो लोग बहुत अच्छे। तो भाषाई आतंकी भी हैं वो लोग, और उसके बाद वो ऐसे आतंकी भी हैं जो देश के सारे संसाधनों को, पिछड़ों के, दलितों के, नल के, नील के, कोल के, भील के, सारे के सारों के संसाधनों को कहीं ना कहीं क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को दे रहे हैं। तो वो तो आतंकी है ही है, उसमें तो कोई कहने की बात नहीं है। और मैं आपसे फिर से कहता हूं, जैसा सवाल आएगा, जैसी बात आएगी, वैसा ही जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अगर इस तरीके की भाषा का उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रतिपक्ष का नेता क्या करे? जवाब तो देना ही है उसे। तो हम दुखी मन से जवाब देते हैं उनको। क्या हम लोग क्या हम लोग आतंकवादी हो गए? क्या हम लोग देश विरोधी हो गए? आप बताइए, जिस पार्टी ने अपनी पूरे जीवन के दो दो के प्राणों की आहुति दी हो, और यही आपके छत्तीसगढ़ में ही सारा का सारी हमारी कांग्रेस खत्म हो गई हो नक्सलियों के खिलाफ हमले में, तो आप उनको नक्सली कहा जा रहा है। तो इस तरीके की भाषा का जो उपयोग किया जाता है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल तुच्छ है, निर्लज्ज है। अच्छा, एक बार बताइए सुरेन जी, ये नरेंद्र मोदी जी की भाषा पर तो आपका ऐतराज लंबे अरसे से रहा है, कोई आज की बात नहीं है कि आपको उनकी विचार पर या बातचीत पर ऐतराज रहा है, पर क्या नरेंद्र मोदी आपकी पार्टी के रोल मॉडल हो गए? जो मल्लिकार्जुन खड़गे के संदर्भ में आप कह रहे हैं कि जैसी भाषा का सवाल आएगा उसी भाषा में जवाब मिलेगा, तो वो भाषा वो आपको स्वीकार हो गई? जो मल्लिकार्जुन खड़गे राजनीति में शुचिता की मिसाल के तौर पर देखे जाते थे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जीवन के 8 से ज्यादा दशक पूरे कर चुके, जो मल्लिकार्जुन खड़गे 10-10 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके, वो कुल मिलाकर उम्र के इस मुकाम पर पहुंचकर इस भाषा के इस्तेमाल के साथ में देश को संबोधित करेंगे। और अगर यह भाषा सही है और उनका तर्क सही है, तो क्या यह माना जाए कि इस देश की जनता आतंकियों को पसंद करती है? इस देश की जनता अगर लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनवा दे रही है, तो क्या सुरेंद्र राजपूत जी मानते हैं कि भारत जो शांति के संदर्भ में संदेश देता था, अब उसकी पसंद आतंकी हो गए? सुरेन जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज, हमें मजबूर किया जा रहा है, उस अपमानजनक भाषा का समर्थन करता दिखाई, तो हमारे पास और कोई दिखाई देता है, तो हमारे पास और कोई चारा, आप क्या करें? 100 बार अगर हमें गाली दी जा रही है, तो एक बार अगर नरेंद्र मोदी जी के सामने हमारे अध्यक्ष जी ने कुछ कह दिया, तो उसको लेकर के आप अगर कहेंगे, तो निश्चित तौर पर हमसे तो आप पूछने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन पिछले 9 साल में उनका जो भाषाई आतंकवाद है, उनकी जो भाषा की गिरावट है, उनसे तो किसी ने नहीं पूछा, आप समेत किसी ने नहीं पूछा। अगर आप लोग इस 9 साल में उनके ऊपर कुछ अंकुश लगा देते, तो हमें इस भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सुरेंद्र राजपूत जी ने कुल मिलाकर यह बताया कि 9 साल से भाषाई आतंक भाजपा ने मचा रखा है, नरेंद्र मोदी जी ने मचा रखा है। उनका आक्षेप यह भी है कि मीडिया ने उनकी भाषा पर सवाल नहीं किया। इतना डरा के क्यों रखते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान आप मीडिया को और बाकी लोगों को? यह सवाल आपसे है। सुरेंद्र राजपूत जी को लगता है कि सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इतना डरा कर और सहमा कर आप क्यों रखते हैं?
देखिए, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने सबसे पहले तो ये स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस पार्टी अनावश्यक रूप से निर्भयता के देश में भयाक्रांत पार्टी है। जो देश निर्भयता का प्रचारक रहा है, जिसके हर मंत्र हर सूत्र में जिसके ऋषि मनीषियों ने कहा किसी से डरना नहीं, किसी को डराना नहीं, जिसकी वर्तमान सरकार भी इसी मंत्र और सूत्र पर काम करती है, उस देश में काम करने वाली और किसी जमाने में इस देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस इस हालत में पहुंच गई है कि वो अब काल्पनिक भय के कारण भयाक्रांत रहने लगी है। एक बात तो उन्होंने ये स्वीकार की। दूसरी, उन्होंने ये स्वीकार की कि कांग्रेस पार्टी भाषाई रूप से दरिद्रता की, महादरिद्रता की शिकार हो गई। इन्होंने मान लिया कि इनके अध्यक्ष से गलती हुई। इनके अध्यक्ष वो परेशान थे किन्हीं कारणों से, वो उनके साथ कथित रूप से उनकी पार्टी को लेकर के कुछ कहा जा रहा था और इनके पास इन पर जो हमला हो रहा है उस हमले का जवाब देने के लिए कोई सभ्य शब्दावली इनके शब्दकोश में या हिंदी भाषा के शब्दकोश में या अंग्रेजी के शब्दकोश में नहीं रही। मैं माफी के साथ बीच में हस्तक्षेप करूंगा चौहान साहब। अगर सुरेंद्र राजपूत जी के कथनों को आप सही ठहरा रहे हैं और उसकी मीमांसा इस तरीके से कर रहे हैं, तो सुरेंद्र राजपूत साथ में यह भी कह रहे हैं कि हमने उस भाषा में जवाब दिया इस बार जिस भाषा में निरंतर हमसे बातचीत करी जा रही है। अगर भाषाई दारिद्र्य सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के पास हो गया है, भाषाई दारिद्र्य आपको मल्लिकार्जुन खड़गे के तर्क में दिखाई दे रहा है, तो क्या वीर सिंह चौहान जी इस आरोप को भी स्वीकार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भाषाई दारिद्र्य के शिकार हैं और भारतीय जनता पार्टी भाषाई दारिद्र्य के शिकार है? क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जी की दलील यह है कि हमने उस भाषा में इस बार जवाब दिया है जिस भाषा में लगातार 9 साल से हमसे बात की जा रही है। जी चौहान साहब, अब थोड़ा इस बार रोशनी दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं बिंदुवार उनके हर तर्क को तार तार करने की मंशा से शुरू हुआ था, आपने टोक दिया, आपका आभार, आपका अभिनंदन। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता द्वारा स्वीकार की गई भाषाई दरिद्रता की तरफ संकेत किया है। साथ ही मैं ये कहता हूं कि हमने पिछले 9.5 सालों में केवल इतना सा काम किया है। अंग्रेजी में एक कहावत है, कॉलिंग अ स्पेड, ईडियम है, मुहावरा है। चोर को चोर कहना, नक्सलवादी को नक्सलवादी कहना, हिंसक को हिंसक कहना, देश के साथ घात या देश के साथ द्रोह जैसे कार्य करने वाले को उसी नाम से पुकारना जिससे वो डिजर्व करता है, हमने केवल इतना किया है। हमने अपनी ओर से मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। अब गलत को गलत कहना हम बंद कर दें, गलत को सही कहना हम बंद कर दें इनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि इनको हम अच्छे लगने लगे। साहब, ये तो होने वाला नहीं है। मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को इनके माध्यम से इनके अध्यक्ष महोदय को ये बताना चाहता हूं, कृपया कान खोलकर, मस्तिष्क के खिड़की दरवाजे रोशनदान खोलकर सुने। प्रधानमंत्री जी गिरे नहीं, प्रधानमंत्री जी ने सत्य का बखान किया है, सत्य को सरल और साधारण हिंदुस्तानी को समझ में आने वाली भाषा में बताया है। बौखलाहट में अगर कोई गिरा है, लड़खड़ाया है, तो वो आपके वयोवृद्ध नेता खड़गे जी लड़खड़ाए हैं। मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सल्स की श्रेणी में आने वाले अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के कारण अर्बन नक्सल्स की समर्थक कहलाती है। नक्सल्स कौन हैं? नक्सल्स, ये उनको, इनके अध्यक्ष तो उनको प्रोग्रेसिव कह रहे हैं, आधुनिकतावादी कह रहे हैं। इनके नक्सल्स वो लोग हैं साहब, वो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जो सत्ता को हिलाने के लिए, सत्ता को, शासन को डिस्टर्ब करने के लिए सीधे तौर पर हथियार, हिंसा, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अर्बन नक्सल्स कौन हैं? वे अर्बन नक्सल्स उन लोगों के लिए एक टर्म यूज में आई है 2017-18 से शायद इसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ है भारत के राजनीतिक और मीडिया जगत में। जो लोग नक्सली
या नक्सलवादी विचार के साथ काम करने वालों के छद्म समर्थक हैं, भेष बदल करके, प्रोग्रेसिव दिख करके, आधुनिक होने का या प्रोग्रेसिव होने का लबादा ओढ़ करके उनके समर्थन में खड़े होते हैं। मुझे ये बताइए, जेएनयू में नारा लग रहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो उन जेएनयू के भारत तोड़क तत्वों के पास जाकर कौन खड़ा हो रहा था, उनके बगल में कौन बैठ रहा था, उनके साथ गलबाइयां कौन डाल रहा था? राहुल गांधी और उनकी मित्रमंडली डाल रही थी। जो देश को तोड़ने की बात करे, उनकी बगल में बैठे, उनको सुने, मौन समर्थन दे अथवा उनके साथ गलबाइयां डाले, उनको अर्बन नक्सल न कहें तो क्या कहें? राहुल गांधी और उनके मित्र दिल्ली में, जेएनयू में या देश के ही अलग अलग हिस्सों में नहीं रुके। राहुल गांधी भारत से बाहर भी जाते हैं तो ऐसे चुनिंदा भारत विरोधी चेहरे जिनका एजेंडा खुल्लम खुल्ला भारत के विरोध का है, भारत को उखाड़ फेंकने का है, भारत को खंड खंड कर डालने का है, राहुल गांधी उनके साथ मंच भी साझा करते हैं। राहुल गांधी उनके साथ बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, बोलते हुए और डोलते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस में इन दिनों अर्बन नक्सल्स का बोलबाला है, कांग्रेस में उन्हीं की चलती है। हमने नहीं कहा कि सारी कांग्रेस अर्बन नक्सल्स हो गई। हां, कांग्रेस में अर्बन नक्सल्स के गैंग का बोलबाला है, ये लोग उस पर हावी प्रभावी हैं, इसके प्रमाण देने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए चौहान साहब, आपने तमाम सारे तर्क दिए, इनके साथ खड़े दिखाई देते हैं, उनके साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं, उनसे बात करते हुए दिखाई देते हैं। बारी बारी से कुछ सवाल आपसे करता हूं। कौन कांग्रेस? वो कांग्रेस जिसको इस देश की 14 करोड़ मतदाताओं का समर्थन हासिल हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो मतलब इस देश की पसंद अर्बन नक्सलियों के साथ खड़े हुए राजनीतिक दल के साथ नर्म है, ये आपका कहने का आशय है। पहला सवाल, आप बता रहे हैं कि वो जेएनयू में खड़े दिखाई दिए, बंद करा दिया आपने जेएनयू। क्या किया आपने जेएनयू में? और वो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाते हुए हमने पूरे देश ने देखा, जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो कौन से नारी अस्मिता का सम्मान था, इसके संदर्भ में जरा चौहान साहब रोशनी दे। वो गौरी लंकेश के हत्यारों को अभी कर्नाटक में मालाएं पहनाई जा रही हैं, वो कौन सा सम्मान है, इसके विषय में भी थोड़ा रोशनी है। वो भारतीय जनता पार्टी का नेता सीधी में एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर रहा था, क्या इसको लेकर भी आप उतने ही शर्मिंदा हैं जितना आप एक या दो तस्वीरों को दिखाकर दिखते हैं? और देश से बाहर मिलने वालों के संदर्भ में आप सवाल उठा रहे हैं। वो नवाज शरीफ के हाथ तो कारगिल के आक्रमण के साथ में काले दिखाई देते हैं हमें। उनसे मिलने के लिए कौन गया था, इसको लेकर भी सवाल उठते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, क्या हम राजनीति के स्तर पर अब देश में इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अपने विरोधी राजनीतिक दल को देश विरोधी बताए बगैर हम लोगों का काम नहीं चल सकता, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा। अब इस देश में होड़ है कि कौन किसको कितना राष्ट्र विरोधी या देश विरोधी साबित कर सकता है। मतलब इससे कमतर की कोई स्थिति नहीं है। दोनों ही राजनीतिक दल इस देश को बर्बाद करने पर तुले हैं, यह देश को समझाने की कोशिश हो रही है। क्या चौहान साहब इसको लोकतंत्र की मजबूती के तौर पर देखते हैं? अंतर को समझिए, बारीक सा अंतर आपको दिखाई देगा। इस देश की मुख्य धारा ने, इस देश की अधिकांश आबादी ने, अधिकांश भारतीयों ने हाल ही के अधिकांश चुनावों में राष्ट्रवाद का झंडा उठाकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया वे सारे अर्बन नक्सल्स हो गए, जो कांग्रेस के समर्थक हैं वे सब अर्बन नक्सल्स हो गए, ऐसा हमने कभी कहा नहीं, हम कभी कहेंगे भी नहीं। लेकिन कांग्रेस में और हम में एक बेसिक अंतर समझिएगा डॉक्टर साहब। मैं ये नहीं कहता कि भारत में भारतीय जनता पार्टी के साथ सहानुभूति रखने वाले या भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी किसी ने ले रखी हो, वो व्यक्ति कहीं गलत काम करता हुआ कभी पाया ही नहीं गया, पकड़ा ही नहीं गया, पकड़ा जा नहीं सकता। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कभी भी
हल्की बात करने वाले और हल्का काम करने वाले किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं किया। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, हमारा कोई प्रमुख कार्यकर्ता, कोई प्रमुख पदाधिकारी कभी आपको पहली बात गलत काम करता हुआ मिलेगा नहीं। गलती से किसी ने कर भी दिया तो हम उसको डिसऑन भी करते हैं और उसकी सार्वजनिक रूप से भर्त्सना भी करते हैं। कहीं चूक होती है तो उसको स्वीकारते भी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, पहले कांग्रेस की तो टॉप लीडरशिप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस की तो टॉप लीडरशिप जेएनयू वालों के साथ जाकर के बैठती है। कांग्रेस की तो टॉप लीडरशिप इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत पर आंसू नहीं बहाती, बल्कि श्रीमती सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आते हैं तो उस घटना में मारे गए आतंकी के नौजवान मुस्लिम आतंकी के लिए उनकी आंखें बहती हैं। यह अंतर है साहब। साधारण कोई ग्राउंड पर काम करने वाला कोई व्यक्ति, उससे चूक हो गई, उसकी गलती, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गलती और नरेंद्र मोदी जी की गलती को आप एक कैटेगरी में रख करके आपने बिल्किस बानो पे बिल्कुल मौन साध लिया। वो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल मालाओं से स्वागत करते हुए हमने देखा। कुछ बोलिए ना उसके संदर्भ में, थोड़ा देश को पता चले। मैं बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं, किसी गलत काम का बचाव न किया है न करेंगे, लेकिन क्या कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के लीडर इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये जेएनयू के अर्बन नक्सल गैंग को डिसोन करने के लिए तैयार हैं, उनकी हरकतों को डिसमिस करने के लिए तैयार हैं? क्या ये इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत के बजाय मारे गए आतंकी के लिए आंसू बहाने और एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के नाम को जी लगाकर संबोधित करने के शिखर पर किए गए अपराध के लिए शर्मिंदा है? अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं। चौहान साहब का ये कहना है। मुझे जाना है बादल सरोजी के पास, लेकिन राजपूत जी इसमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं। एक बार राजपूत जी का हस्तक्षेप सुनते हैं। जी राजपूत जी। 3-4 चीजें ये ऐसी हैं बहुत स्पष्ट रूप से। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी वाले इतना जोर जोर से झूठ, असत्य, नीचता के साथ बोलते हैं कि मतलब सुनने वाले के कान में भी ऐसा लगने लगता है कि पहली चीज, मोहनचंद शर्मा जी को अशोक चक्र यानी सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का काम इन्होंने किया था या कांग्रेस ने किया था? ये फर्जी जो बात है। दूसरी बात, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह वाला जो कोई गैंग अगर कोई था तो उस गैंग के साथ कौन खड़ा हुआ था? आज की डेट में वो 8 पीडीपी के लड़के थे, महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से थी। वो 8 के 8 लड़के कश्मीर चले गए थे, आज तक उनके खिलाफ केस नहीं हुआ। बाकायदा जिस समय ये टीबी की रिपोर्ट्स, जिससे मैंने कहा ना कि टीबी वालों ने तो बिल्कुल सरेंडर कर दिया, वो लोग तो रेप्टाइल हो गए हैं, चरण बंदना, चरण चुंबक हो गए हैं। जिस तरीके से वो एक, आपके चैनल पर नाम लेना ठीक नहीं है, बाकायदा उसका डॉक्टरेट वीडियो सामने आया था जो प्रूफ हुआ था कि वो कन्हैया एंड कंपनी ने ऐसा कोई नारा नहीं लगाया था। जिन 8 लड़कों ने लगाया तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे। एक बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात कह रहे हैं ये कि राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाना और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, हम तो बहुत साफ साफ एक बात को कहते हैं ना कि आप अब नरेंद्र मोदी जी की बात सुन लीजिए। आप आईएसआई को पिछले 70 साल में हिंदुस्तान में कोई नहीं, किसी की हैसियत नहीं थी कि जो ला पाया हो। आईएसआई को हिंदुस्तान की धरती पर पैर रखने की इजाजत अगर किसी ने दी, और अगर आप डिसोन करने की हैसियत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं और हौसला रखते हैं डॉक्टर चौहान, तो आज डिसोन कर दीजिए नरेंद्र मोदी जी को। आप डिसोन कर दीजिए लाल कृष्ण आडवाणी को। जिन्ना की मजार पर और निशाने पाकिस्तान पर अगर कोई आदमी आज तक गया है पिछले 75 सालों में तो वो एक अटल बिहारी वाजपेयी जी गए हैं और दूसरे नंबर पर गए हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। आप डिसोन कर दीजिए इन दोनों नेताओं को अगर आप में हिम्मत है, हैसियत है और हौसला है। मैं आपको फिर से कहता हूं, बगैर बुलाए पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान का कोई छोटा मोटा कोई आदमी चला जाए तो कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी जी बगैर बुलाए खिचड़ी खाने गए थे, बिरयानी खाने गए थे, उनकी अम्मा के पैर छूने गए थे या किसी आतंकवादी से मिलने गए थे, आप बगैर बुलाए गए थे। डिसोन कर दीजिए आप नरेंद्र मोदी जी को। अगर आप में हिम्मत हो तो निश्चित तौर पर आपके हम हौसले को सलाम करेंगे, और अगर आपके पास प्रमाण हो,
मैं तो प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि 8 क्या नाम वो आतंकवादी या वो जो अलगाववादी जो लोग थे वो पीडीपी के दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी ने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाले नारे को कहने वाले 8 के 8 लोगों को कश्मीर भेजा था और उनके खिलाफ केस बंद कर दिया था। जिम्मेवारी से कहता हूं, और मोहनलाल शर्मा जी का भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप में तो सुरेंद्र राजपूत जी ने सारे तर्क दिए, मैं आऊंगा चौहान साहब आपके पास में, लेकिन मुझे इस कार्यक्रम को विस्तार देना है वैचारिक स्तर पर, ना कि निजी आरोप प्रत्यारोप पर। बादल सरोज जी मेरे साथ में हैं, विचारवान राजनेता हैं, बेहद सम्मान उनके आचार के कारण भी हमारे मन में रहता है। क्या कहते हैं सरोज साहब, आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद इस देश के दो मुख्य राजनीतिक दल एक दूसरे को या तो नक्सली बता रहे हैं या आतंकी, क्या वाकई ये दोनों राजनीतिक दलों की यही पहचान है या कुछ और आप देख पाते हैं? मैं पहले तो एक तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद अपनी बात कहूंगा। और तथ्य यह है कि इस देश का जो सबसे बड़ा न्यूज चैनल अपने आप को बताता है, उसने एक आरटीआई लगाई थी, उसने मतलब संस्थान ने आईटीआई लगाई थी, और उस आईटीआई में ये पूछा था कि भारत में अर्बन नक्सल हैं क्या, अगर हैं तो कहां पाए जाते हैं। गृह मंत्री जी ने मतलब गृह मंत्रालय ने, जिसके सर्वे सर्वा अमित शाह जी हैं, उन्होंने कहा था कि इस तरीके की कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है, अर्बन नक्सल नाम की कोई चीज नहीं है। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाली बात है, उस पर भी अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम लिया था। उन्हीं की पीढ़ी के एक सज्जन हैं जिनका नाम है साकेत गोखले, वो सांसद भी हैं। उन्होंने एक आरटीआई लगाई और उस आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय से ये जवाब दिया, जिसके सर्वे सर्वा अमित शाह जी हैं, कि टुकड़े टुकड़े गैंग नाम की कोई चीज नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि जिस गृह मंत्रालय के वो प्रधानमंत्री हैं, वो गृह मंत्रालय इस तरह का गलत बयान दे रहा है और प्रधानमंत्री जी दूसरी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और श्री मोदी जी इस मामले में गंभीर है तो उन्हें गृह मंत्री के बारे में कुछ विचार करना चाहिए। एक बात, जेएनयू में आज तक उस मुकदमे में कोई फैसला नहीं हुआ, राजपूत जी उसके बारे में विस्तार से बोल चुके हैं, लेकिन मुझे बहुत खेद होता है ये जानकर कि हम एक झूठ को गढ़ लेते हैं और उसके बाद उसके पीछे पड़े रहते हैं और इस देश के उस संस्थान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं जिसने अगर कोई और एहसान न किया हो तो न किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक पढ़ी लिखी वित्त मंत्री तो कम से कम दी है। अब मैं आ रहा हूं उस मुद्दे पर जिस पे आप बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये हमारे समय की त्रासदी है हिमांशु जी। मैं आपके यहाँ इसलिए आता हूं कि यहाँ श्रवण गर्ग जी जैसे लोग मिल जाते हैं और बाकी के लोग भी थोड़ा सा वाणी संयम पे ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस कालखंड में है जहां पर शब्द संयोजन के मामले में, वाणी संयम के मामले में, जो वाक चातुर्य होता है उस वाक चातुर्य के मामले में बहुत ही ज्यादा दरिद्रता का समय है। इस तरीके की भाषा, इस तरीके की उग्रता के साथ बातचीत हो रही है जिसकी वजह से विमर्श का स्तर इस पूरे देश पर में बहुत भयानक तेजी के साथ गिरा है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता, जनसंघ के जमाने से लेकर अनेक नेता, या तो उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से सुना है या उनके लिखे हुए को गंभीरता के साथ पढ़ा है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो करस्पोंडेंस है, जो 3 वॉल्यूम में छपा है, उसको आप पढ़ लीजिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अपना दर्शन दिया था वो ग्वालियर की ही एक धर्मशाला में दिया था, उस पूरा समुच्चय मैंने पढ़ा है। और अटल जी को तो हमने देखा है, हमारे शहर के थे और हमें उन पर लाड़ भी है, सम्मान भी है। यहां तक कि लालकृष्ण आडवाणी जी, जिनकी छवि दूसरे तरीके की बनाई गई, इन लोगों के बोलचाल के शब्दों को देख लीजिए और उसके बाद की ये जो आज की जो पीढ़ी है उनकी, उसके तेवर, उसकी भाव भंगिमा, उसकी भ्रकुटियां देख लीजिए। ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी 140 करोड़ लोगों की एक 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता वाली सुसंस्कृत लोकतांत्रिक जनवाद में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोई एक कुश्ती का मुकाबला देख रहे हैं और वो भी किसी चौराहे पर खड़े होकर। ये बहुत दुखद बात है, बहुत ही दुखद बात है। इससे हम तात्कालिक रूप से एक आध बात को जीत सकते हैं कि मैंने ये कह दिया और तूने ये कह दिया, लेकिन अंततः हम भविष्य के लिए जिस तरीके की पीढ़ी को तैयार करना चाहते हैं उसको नहीं कर पाते हैं। इसलिए बड़ी चिंता का विषय ये है कि एक ऐसा पैरामीटर हमने तैयार कर दिया है शब्दावली का और बोलचाल का कि वो इस तरीके से इस भाषा में बात हो रही है, वो कोई भी कर रहा हो, लेकिन इस भाषा में बात हो रही है और इसकी जिम्मेदार अगर कोई है, इसकी शुरुआत अगर किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और वो जो उन्होंने कहा है खड़गे साहब ने
खड़गे साहब ने क्या कहा उसके शब्दों पर जाने की बजाय हम उन तथ्यों पर जाए जिसके बारे में उन्होंने रोशनी यहाँ पर डाल दिया। अभी शर्मा जी के नाम का यहाँ पर जिक्र हुआ। एक इंस्पेक्टर था जिसका नाम था सुबोध कुमार सिंह, और उस इंस्पेक्टर को मार डाला गया बुलंदशहर के अंदर उत्तर प्रदेश में। और मैं ये पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं कि जिन पर उसे मारने के आरोप लगे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के प्रत्याशी बने, बाद में अभी भी मुकदमा चल रहा है, और बाकी के सारे नेता, कोई उपाध्यक्ष है, कोई अध्यक्ष है। इस तरीके का आचरण अगर हमारी राजनीतिक पार्टियां करने लगेंगी कि घोषित रूप से जो आरोपी हैं, अभियुक्त हैं, उन लोगों को भी हम अगर सम्मानित करने लगेंगे, तो इसका मतलब यह कि ये केवल बोलचाल की भाषा नहीं है, ये हमारे आचरण की भी भाषा बन गई है। ये ज्यादा चिंताजनक बात है। और इसी संदर्भ में आखिरी बात, ये नौबत कब आती है? ये नौबत तब आती है जब आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, कहने के लिए कुछ नहीं होता। आप चिल्ला रहे हैं, तीसरी बार आप जीत कर आए हैं। अर्बन नक्सल अगर इस देश में है तो आप इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में कर क्या रहे हैं? उनको रोकिए, थामिए, एक्सपोज कीजिए, गिरफ्तार कीजिए। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश में है तो आप गृह मंत्री हो, आपकी पूरी की पूरी बहुमत वाली सरकार है, क्या कर रही है? ये सिर्फ राजनीतिक विमर्श में अपनी असफलताओं को, अभी जो रिपोर्ट आई है जिसमें हम भुखमरी के सूचकांक में भी नीचे चले गए, प्रेस फ्रीडम में नीचे चले गए, हीमोग्लोबिन में नीचे चले गए, इन सारी उपलब्धियों को छुपाने के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। मैं एक नागरिक के नाते ये बात कह रहा हूं कि ये बहुत बुरी बात है। इस देश के नेताओं के भाषण, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, एक पूरी की पूरी देश को, पूरी की पूरी पीढ़ी को संस्कारित करते थे, शिक्षित किया करते थे। आज डर लगता है। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उन परिवारों ने ये कह रखा है कि भाई अगर किसी फलाने नेता का भाषण चल रहा होगा तो टीवी को म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि हम अपने बच्चों की भाषा को बिगाड़ना नहीं चाहते। इस भाषा को बिगड़ने से रोकिए तो देश बचेगा। इस भाषा को बिगड़ने से रोकिए, ये बादल सरोज जी का कहना है। पर श्रवण जी, मैं आपके पास में एक दूसरे सवाल को लेकर आना चाहता हूं। एक होती है नीति और एक होती है नीयत। नीति के संदर्भ में यह सवाल उठ सकते हैं कि इस नीति से राज्य या देश का भला हो रहा है या राज्य या देश का नुकसान हो रहा है। और नीयत के साथ में सवाल खड़ा होता है कि नीयत क्या है, देश का भला करना या देश का नुकसान करना। आपसे जानना ही चाहता हूं श्रवण जी, एक लंबा जो आपका सार्वजनिक जीवन है, क्या आज इस देश के दो राजनीतिक दल एक दूसरे की नीति को संदेह के दायरे में नहीं ला रहे हैं? ये राजनीतिक दल एक दूसरे की नीयत को संदेह के दायरे में ला रहे हैं देश के सम्मुख, और ये बता रहे हैं कि इनकी मंशा देश को खत्म करने की है, इनकी मंशा देश को बांट देने की है, इनकी मंशा देश को दुनिया के नक्शे से मानो खत्म कर देने की है। क्या श्रवण जी इसी रूप में इस चीज को देख रहे हैं या कुछ और देख पा रहे हैं? थोड़ा रोशनी मिले श्रवण जी, किस कालखंड में आ गए हम? देखिए, मैं नियत पर तो शक नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री की नियत पर तो शक नहीं कर रहा हूं, और न खड़गे साहब की नियत पर शक कर रहा हूं कि देश को लेकर ये कोई इस तरह का इनके मन में हो। मैं इस बात पर शक कर रहा हूं कि नियत जो है वो सत्ता के लिए विपक्ष को खत्म करने की है। मोदी जी की जो भाषा है उसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं विपक्ष की भाषा पर इसलिए ध्यान नहीं देना चाहता हूं कि वो रिएक्शन में है, उत्तेजना में है, पीड़ा में है। और एक 82 साल का आदमी जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है उस पर है कि जो मोदी जी की उम्र से 20 साल बड़ा है, वो जो 10 साल बड़ा है, वो किस तरह से बोल रहा है। मुझे मोदी जी की भाषा पर आश्चर्य नहीं हो रहा है हिमांशु जी। मैं 2002 में गुजरात पहुंचा था और पिछले 22 सालों से मोदी जी को सुन रहा हूं। वैसे ही बोलते हैं। आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, बिल्किस बानो का, लंकेश गोरी का, तमाम उदाहरण दिए। मैं उनको प्रत्यक्ष देख चुका हूं
गुजरात में कि गुलबर्ग कॉलोनी में किस तरह से लोगों को जलाया गया, तब वहां का मुख्यमंत्री क्या कर रहा था। बेस्ट बेकरी में देखने गया तो मैंने देखा कि किस तरह से जली हुई थी। मेरे लिए प्रधानमंत्री का जो स्वरूप है वो नया नहीं है। मुझे तकलीफ थोड़ी ये हुई कि प्रधानमंत्री बदलने को तैयार नहीं है। अगर आप विजेता हैं, आपको लग रहा है कि हरियाणा ने आपके आत्मविश्वास को 4 गुना कर दिया है, तो आपको ज्यादा विनम्र होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का ठेका अर्बन नक्सलियों के पास है। अर्बन नक्सलियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेलों में डालती है, कुछ लोगों की मौत हो जाती है। स्टेन स्वामी की मौत हो गई अंदर, साईं बाबा की बाहर आने के बाद हो गई। अदालतें उनको छोड़ देती है, वो कहते हैं कि नहीं, अर्बन नक्सली नहीं है। अब जजों को जेलों में डाल दिया जाना चाहिए कि वो अर्बन नक्सली इनको क्यों नहीं मान रहा है। अदालतों पर ताले लगा देना चाहिए। खड़गे जी ठीक कह रहे हैं कि आप आतंकवादी हैं। आतंकवाद की अगर परिभाषा ये नहीं है कि लोगों की लिंचिंग की जाए, मॉब लिंचिंग की जाए, जला दिया जाए, तो पूछा जाना चाहिए कि आतंकवाद की परिभाषा और क्या हो सकती है। आपने जितने सवाल उठाए, भारतीय जनता पार्टी के जो वीरेंद्र सिंह जी चौहान है डॉक्टर, उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया, एक का भी नहीं। ये जो नियत का मामला है वो अटल जी के साथ नहीं जुड़ा था, आडवाणी जी के साथ भी नहीं जुड़ा था। मैंने दोनों से कई बार बात भी की है, उनके साथ यात्राएं भी की है, विदेशों की यात्राएं भी। पर ये भारतीय जनता पार्टी में अधिकांश नेताओं के साथ नहीं है ये मामला। मैं उनको बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और वो भी मुझे जानते हैं। ये पूरा मामला केवल एक व्यक्ति के साथ है, और जिसको हमारे युवा वीरेंद्र सिंह चौहान डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, और वो उसी जुबान में बोल रहे हैं, दुर्भाग्य से, जिस जुबान में प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है नियत का, वो इस तकलीफ पे आके अटक जाता है कि आप विपक्ष को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं। आप विपक्ष को जानबूझ करके उत्तेजित कर रहे हैं कि वो रिटेलिएट करे। कोई कारण नहीं है कि 82 साल का जो अध्यक्ष है वो इस तरह की जुबान में पहली बार बोलना पड़े उसको। आप एक पार्टी के 140-39 वर्ष पुरानी पार्टी को कह रहे हैं कि उसका ठेका अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस जमीन पर भी अपना आधार खोलती जा रही है। कांग्रेस को आप अर्बन नक्सलियों की गैंग चला रहा है। आप कह रहे हैं अर्बन नक्सलियों की गैंग चला रहा है, मतलब खड़गे साहब उसके सरगना है, राहुल गांधी उसके सरगना है, सोनिया गांधी उसकी सरगना है। आप बताइए कि देश का कौन सा नागरिक इस चीज को स्वीकार करेगा? आप इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, कौन स्वीकार करेगा? तो ये जो संकट है हिमांशु जी, गहरा संकट है, और मुझे लग रहा है कि मैं प्रधानमंत्री को भी इस जुबान में पहली बार सुन रहा हूं। एक बात आपसे और कहना चाहता हूं जी, ये जो उन्होंने इस्तेमाल किया है अर्बन, वो कह रहे हैं अर्बन नक्सलियों के समर्थक हैं, ये तो कहा उन्होंने पहले। उन्होंने ये भी कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस अर्बन नक्सलियों की गैंग है। तो मैं इसमें एक नया प्रधानमंत्री का चेहरा ढूंढ रहा हूं कि क्या वो, मतलब जो चीजें प्रधानमंत्री ने कही हैं वही चीज मुरब्बे में लपेटकर
भागवत जी ने कही, पर उनके कहे से इतनी पीड़ा नहीं होती कि वो नागपुर में उन्होंने जो विजयादशमी पर कहा कि ये लोग विपक्ष जो है विभाजन की राजनीति कर रहा है, समाज को बांट रहा है, उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। और दिक्कत यह है कि वीरेंद्र सिंह चौहान उसका बचाव कर रहे हैं। पर मैं माफी के साथ श्रवण जी थोड़ा हस्तक्षेप के साथ में आपकी दृष्टि चाहता हूं। आपने अपनी पूरी बातचीत में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र 82 साल है, तो क्या 82 साल की उम्र के चलते उनके कहे हुए को नजरअंदाज कर देना चाहिए? जिसे 24 करोड़ मतदाताओं का समर्थन प्राप्त है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है? जनसंघ से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को क्या श्रवण गर्ग जैसा सुलझा हुआ पत्रकार एक आतंकियों की पार्टी के रूप में तब्दील होने के रूप में मान्यता देता है? ये सवाल मौजूद है, उतना ही मौजूद है। और क्या उतनी आपत्ति श्रवण जी को नहीं है जितना उन्हें नरेंद्र मोदी जी की भाषा पर है, उतनी आपत्ति उन्हें खड़गे जी के बयान पर क्यों नहीं है? ये मेरा सवाल विनम्रता के साथ श्रवण जी से है। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल और उसका इतना अनुभवी राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल को आतंकवादियों की पार्टी करार दिया है, स्वीकार होना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा, जिस व्यक्ति के द्वारा स्वच्छता के अभियान को एक आंदोलन का स्वरूप दिया गया, जिस व्यक्ति ने जनधन खातों के माध्यम से इस देश की बहुसंख्यक आबादी को अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मुख्य धारा में लाने का काम किया, जिस व्यक्ति ने नल जल जीवन मिशन के माध्यम से दशकों पुराने पानी की समस्या के निदान के संदर्भ में एक ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिस शख्स ने हर जरूरतमंद को पक्की छत मिल सके इसके लिए बड़े स्तर पर आवास कार्यक्रम चलाया, इन उपलब्धियों के साथ में भाजपा प्रस्तुत करती है अपनी सरकार और अपने नेता को। क्या वो पार्टी और वो नेता आतंकवादियों के सरगना के तौर पर देखा जाना चाहिए, या आप मानते ये उतना ही आपत्तिजनक है जितना इस देश की आजादी में महती भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर राष्ट्र विरोधी करार दिए जाने की कोशिश लंबे अरसे से चल रही है? श्रवण जी, देखिए, आपने जिन उपलब्धियों का जिक्र किया वो एक अलग विषय है बहस का जी, क्योंकि सरोज जी ने कई उपलब्धियां बताई है जो ग्लोबल इंडेक्स में हम कहां खड़े हैं, तो मैं आपको और 25 गिना सकता हूं, तो हमको उसमें नहीं जाना चाहिए जी। अभिव्यक्ति की आजादी में कहां है, हंगर इंडेक्स में कहां है, ह्यूमन राइट्स में कहां है, रिलीजियस फ्रीडम में कहां है, मैं आपको कई चीजें गिना दूं, उसमें नहीं जाएं जी। आपका मूल प्रश्न ये है कि हिमांशु द्विवेदी जी ने श्रवण गर्ग को गाली दी, तो क्या श्रवण गर्ग को भी गाली देना चाहिए क्या? मूल प्रश्न ये है जी। मेरा ये मानना है कि खड़गे जी ने कोई गाली नहीं दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की गैंग है, उन्होंने ये नहीं कहा। और जो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह के आचरण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में व्यक्त हो रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसमें खड़गे जी को कोई मतलब आप जिस जुबान में चाहते हैं कि मैं आलोचना करूं, मैं नहीं करना चाहता हूं जी, बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं। मैं उसको शोभ मानता हूं, उनका दुख मानता हूं, उनकी पीड़ा मानता हूं कि हमारा प्रधानमंत्री किस लेवल पर आकर एक इतनी बड़ी पार्टी को जिसके 240 सदस्य हैं, 220 सदस्य हैं, उसको जिसके बारे में आपने कहा कि 14 करोड़ लोगों मतदाताओं का समर्थन है, उसको नक्सलियों की गैंग करार दे रहा है। मुझे इसकी तकलीफ इसकी तकलीफ है। तो श्रवण जी का कहना है कि खड़गे जी की भाषा में दुख है, क्षोभ है, आहत है, वो उसकी पीड़ा इन शब्दों के साथ व्यक्त हुई है। मुझे जाना सुरेश राजपूत जी के पास है, लेकिन चौहान साहब हस्तक्षेप के संदर्भ में काफी देर से इशारा कर रहे हैं। चौहान साहब, निशाने पर आप ही हैं, अधिकार आपका बनता है और मेरा दायित्व कि आप अपना पक्ष रखें। चौथा, आपने म्यूट कर रखा, उसे अनम्यूट कर दें, इस समय आपकी आवाज बंद होना ठीक नहीं। बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा कि मैं आज एक विचार और एक
चिंतन धारा के 3 तोपों के बीच में इकलौता हूं। जी, जिस अर्बन नक्सलवाद की हम बात करते हैं, जिसके कांग्रेस पर हावी होने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही, हमारे सीपीआईएम के नेता बहुत सभ्य शब्दों में, बहुत संयत शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही। उसका मूल स्रोत वहां है। कांग्रेस पार्टी उसकी संवाहक है। कांग्रेस पार्टी उसकी ग्रोथ का इंजन बनी हुई है। और आदरणीय श्रवण गर्ग जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे बहुत आदरणीय हैं, सम्मानित हैं। मैंने जब पत्रकारिता शुरू की तब आप संपादक थे जी। लेकिन श्रवण जी ने जिस तरह से बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता जैसी भाषा बोली, वो उनके सम्मान को बढ़ाने वाली गजब की बात है। उन्होंने कहा कांग्रेस के अध्यक्ष, वो 78 साल के हैं कि 80 साल के हैं, वे अधिकृत हैं भारतीय जनता पार्टी को, भारत की जनता की बहुसंख्या द्वारा चुनी गई, लगातार तीसरी बार चुनी गई भारतीय जनता पार्टी की को और देश के प्रधानमंत्री की पार्टी को आतंकवादी कहने के लिए अधिकृत हैं। क्यों अधिकृत हैं? क्या गजब का तर्क गढ़ा है? यही अर्बन नक्सल लोग करते हैं साहब। इन्होंने तर्क गढ़ा है क्योंकि वो आहत हैं, क्योंकि उन पर चोट हुई है, इसलिए वो आतंकवादी कह देंगे भारतीय जनता पार्टी को। मॉब लिंचिंग कहीं हो गई देश में, कोई इक्का दुक्का 4 घटनाएं हो गई, जिनका प्रधानमंत्री जी ने खुलेआम जिनकी भर्त्सना की, कभी किसी का बचाव नहीं किया, उसको आधार बनाकर, उसको आतंकवाद की परिभाषा देकर श्रवण गर्ग जी जैसे वरिष्ठतम पत्रकार देश के, वो कहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष को लाइसेंस दे दो कि वो भारतीय जनता पार्टी को। मैं बहुत माफी के साथ हस्तक्षेप कर रहा हूं। तीसरी बार खंडित जनादेश के साथ में सरकार बनाने पर मुकदे, तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया? क्या आपको कोई जना कुछ नहीं कहेगा? कांग्रेस पार्टी को तो अनगिनत बार जनादेश दिया आजादी के बाद, इस देश की जनता ने, हमारे पुरखों ने, तो उसके बाद में उसे नक्सलियों के हाथों संचालित पार्टी करार देंगे। जिस परिवार के 2-2 लोग देश के लिए शहीद हो गए, उनको आप देश विरोधी साबित करने पर पूरी ताकत लगा दें, और आपसे अगर किसी ने सवाल कर दिया तो चौहान साहब आप इतने ज्यादा तिलमिला गए, उस परिवार पर क्या गुजरती होगी जिसने इस देश के लिए अपना खून दिया है? उस परिवार को आप जिस तरीके से निशाने पर लेते हैं, कभी उस पर विचार करते हैं? मैं इकलौता हूं, मुझे कहने दीजिए एक बात जी। श्रवण गर्ग जी ने जो दलील दी, वो दलील बहुत दुरुपयोग होता है उसका, कश्मीर में, पंजाब में होता रहा। जिन लोगों ने देश के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, तिरंगे के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ शस्त्र उठाए, और आज भी जो रेड कॉरिडोर में लोग उठाए घूम रहे हैं, वो सब यही तर्क देते हैं, हमारे पास कारण है, हमारे पास नाराजगी का कारण है देश से, इसलिए देश के साथ बगावत करेंगे, तलवार, हथियार उठाएंगे, बंदूक उठाएंगे, गोले उठाएंगे। ये वही इसी को तो हम कहते हैं नक्सलवाद, और उनके समर्थक अर्बन नक्सलाइट पहचाने जाएंगे साहब। धीरे धीरे ये परिभाषित भी होंगे, धीरे धीरे इनका इलाज भी समय के साथ बंधेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि वामपंथी मित्रों की भाषा में गजब होता है। इनके जितने ये रेड कॉरिडोर वाले लोग हैं, हथियार उठा करके जो सरकारों के खिलाफ चलते हैं, इनके संगठनों के नाम मालूम है आपको कैसे हैं? जनवादी यही हैं। देश की सरकार के खिलाफ, प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारों के खिलाफ, सेना के खिलाफ, सुरक्षा बलों के खिलाफ हथियार उठाने वाले लोग खुद को जनवादी कहते हैं। और जो लोग भारत की संस्कृति को सुबह उठ करके गाली देना शुरू करते हैं, रात तक गाली देते हैं, सोने तक सपनों में भी गाली देते हैं, वो इस देश में प्रगतिशीलता और प्रगतिवाद के प्रतीक हैं। यही तो शब्दों का खेल है साहब, यही तो वो माया जाल है जिसको हम अर्बन नक्सलवाद कहते हैं। धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, चैनलों पर भी बैठते हैं, आपके साथ, हमारे साथ चर्चा में आते ही हैं। प्रजातांत्रिक अधिकारों का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग वो करते हैं जो, जब चौहान साहब सीधे तौर पे एक बार बता दीजिए, क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्र प्रेम का पर्याय हो गया है? क्या चौहान साहब ये मानते हैं और चौहान साहब की पार्टी ये मानती है कि जो भाजपा के खिलाफ होगा या जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा
वो भारत विरोधी के तौर पर देखा जाएगा और राष्ट्र विरोधी के तौर पर देखा जाएगा। क्यों ना कहें, क्या नाम दें उसको? जी जी जी, भारत विरोधी कोई भी हो, भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारत के महापुरुष, भारत के प्रतीकों की अवमानना, निरादर जो करे वो भारत विरोधी है। चौहान साहब, सवाल पर जाइए, क्या भाजपा का विरोधी होना अब इस देश में भारत का विरोधी होने का पर्याय हो गया है? क्या जो भाजपा की रीति और नीति पर सवाल उठाएगा उसको राष्ट्र विरोधी के तौर पर ही परिभाषित किया जाएगा? यह सवाल है वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपसे, क्या आप इसे मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने या प्रधानमंत्री जी ने अगर देश के विरुद्ध काम करने वालों को, देश के विरुद्ध सरेआम कैमरा पर अपनी बात करने वालों को अगर अर्बन नक्सल्स का गैंग कहा तो श्रवण जी को दर्द है, और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी कहा। श्रवण जी उसके वकील हैं, बताइए ना। वीरेंद्र सिंह चौहान जी मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे हैं, लेकिन यह सवाल देश की फिजाओं में गूंजेगा। क्या इस देश का विमर्श अब इस मुकाम पर पहुंच गया है कि असंतोष के संदर्भ में, आपत्ति के संदर्भ में, असहमति के संदर्भ में कुछ कहना भी सीधे तौर पर राष्ट्र विरोधी के तौर पर ही देखा जाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी? क्या ये दोनों ही पार्टियां अब दूसरे के विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहेंगी? और अगर इस देश के ये दो प्रमुख राजनीतिक दल असहमति के स्वरों को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आम जनता के स्तर पर समभाव से रहने के सपने को हम साकार कैसे करेंगे? क्या वाकई देश में लोकतंत्र एक बड़े खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है? सवाल है। इस सवाल को लेकर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। आज समय की बाध्यता है, बातचीत हमारी निर्णायक मुकाम पर नहीं पहुंची है, लेकिन इस सिलसिले को हम बनाए रखेंगे। इस वादे के साथ अब मुझे दिया याद, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दिया याद, सदा प्रणाम।